नमस्कार, मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज क्वेश्चन मेला का 5वां भाग है जो आप लोग को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज क्वेश्चन का मेला का 5वां पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लास 10th का सीजन 2023 से 24 के लिए हिंदी माध्यम यानी विज्ञान सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पे आइए और इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी के लिए फ्री में नोट्स और फ्री में पूरा एनालिसिस क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए आज के इस सेशन का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो आपको बता दें कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। इस्पात, पीतल, नर्म लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि ये चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये क्वेश्चन है, चैप्टर्स का ये क्वेश्चन है। तो उसमें आप लोग को जब लोहे के यानी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे तो ये नर्म लोहा जो होता है ना वो चुंबक बनाने में काम आता है। जो वो कौन सा चुंबक बनेगा? छड़ लोहे का, ठीक है ना। और इस्पात और लोहे जैसे इस वस्तुएं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नर्म लोहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है यह 220 वोल्ट पर डीसी धारा यानी डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं। 12 वोल्ट पे दिष्ट धारा होती है या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा या 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है आप लोग का 220 वोल्ट पे एसी करंट जो होता है वो हमारे घरों में आपूर्ति की जाती है, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। उसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, 220 वोल्ट एसी प्रत्यावर्ती धारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पे पड़ता है वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर नंबर 3 का है मानव नेत्र। ये जो चैप्टर है मानव नेत्र, जब आप लोग को इस क्वेश्चंस का मेला का जब ये पूरे का पूरे क्वेश्चन आप लोग को कम से कम 1000+ क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, तब आप लोग को पूरे चैप्टर का हम बढ़िया से इसका प्रैक्टिस कराएंगे। और उसी चैप्टर में ये जो है मानव नेत्र जो फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, ये मानव नेत्र जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पे पड़ता है वह है आपका रेटिना। हाँ, आपको बता दें कि रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है वो आप लोग को कह रहा है ये वास्तविक और हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है तो हमेशा याद रखिएगा कि उल्टा होगा, ठीक है ना, वो वस्तु उल्टा दिखाई देगा। चलिए आप देखते हैं कि एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है। ये भी मानव नेत्र का चैप्टर से है। तीसरा चैप्टर जो है आप लोग का मानव नेत्र, उसी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है जो दूर को वस्तु को देख सकता है। कहाँ तक देख सकता है? हमें पता है कि स्वस्थ व्यक्ति मतलब नज़दीक की वस्तु को लगभग 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। और हमसे पूछा गया है कि दूर बिंदु, तो दूर बिंदु लगभग हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है, आपका अनंत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनंत। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। चलिए
विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। ये चैप्टर नंबर आप लोग को, ये चैप्टर का है विद्युत धारा का उस चुंबकीय प्रभाव, उसका चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वैज्ञानिक का नाम है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यहाँ पे अगर कहा जाए कि निकट, निकट वस्तु नहीं देखता है तो वो हो जाएगा, यानी दूर की वस्तु को देख सकता है। तो दूर की वस्तु को जब साफ देखेगा तो उस वस्तु में होता है दूरस्थ, यानी दूर दृष्टि दोष होता है, यानी दूर दृष्टि दोष होता है। जब दूर की वस्तु न दिखाई दे और नज़दीक की वस्तु दिखाई दे तो उस वस्तु में होता है निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है और दूर के लिए उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यानी कह रहा है कि दूर की वस्तु को देख लेता है, तो जब दूर की वस्तु को देख लेता है तो वो आ जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट गिब्साइड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो आपको बता दें कि वियोजन यानी टूटना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो इसमें एक कैल्शियम को गर्म करने पर ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रासायनिक केमिकल इक्वेशन का, ये जो केमिकल इक्वेशन चैप्टर है फर्स्ट नंबर, ये आपका उसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यहाँ पे होना चाहिए ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इस हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन विजातीय है? चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर का फॉर्मूला एक ही होता है, CaCO3। ठीक है, तो ये आपका विजातीय ये वाला है अलग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आपको बता दें कि एक pH स्केल होता है, pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति होती है। तो 2, 7, 6 ये रहा 7 और इससे जितने भी रिलेटेड हैं ये आप लोग को 0 से लेके 7 तक आता है, तो इसको कहा जाता है अम्ल, और 7 से लेके 14 तक होता है क्षार। तो हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक का मान देता है? तो क्षारक का जाहिर सी बात है कि 7 से जब इधर बढ़ेंगे तो क्षार होगा। तो देखते हैं कि 7, 6 यानी 7 से कम 6 तो अम्ल है, दूभी अम्ल, और 7 जो होता है ये उदासीन होता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 जो है वो हमारा क्या देगा? क्षारक विलयन का मान देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ये पूछा गया है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम में से कौन सा ऐसा अधातु है जो ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन यानी Br, जो कमरे के ताप पर अधातु तत्व है जो
ये आपका द्रव में होता है। और वही धातु में पूछा जाए तो Hg होता है जो कमरे के ताप पर, जिसको हम लोग पारा कहते हैं, ये कमरे के टेम्परेचर पे भी ये धातु में हो जाता है द्रव, और ये ब्रोमीन जो है अधातु के रूप में हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 1, 2, 3 कोई आबंध नहीं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं में ऑक्सीजन के आबंध कितने होते हैं? तो डबल आबंध यानी 2 आबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो आप आएंगे जंगली जानवर। ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक जो होता है एक मृत जीवी होता है, तो इसलिए मृत जीवी इसकी विधि होती है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में, और एक अमीबा है जिसमें द्विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है, द्विखंडन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि एक नेफ्रॉन है जो ऐसे संपुट की तरह, ऐसे डायलिसिस थैलियाँ होती है ऐसे। ठीक है, ये संपुट की तरह एक थैली होती है जो नेफ्रॉन की तरह कार्य करता है। ठीक है, और इसी को डायलिसिस थैली भी कहा जाता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बीज द्वारा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है जो सूखे घास, पत्ते, पॉलीथीन, रबड़, ये तीनों में से कोई नहीं गलेगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सूखे घास, पत्ते। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। आज का ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताएं, और आने वाले अगले वीडियो के लिए आप लोग कल के लिए तैयार रहें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और बेल आइकन प्रेस जो नोटिफिकेशन वाला है, घंटी का सिंबल को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो आप तक पहुंचे और आप लोग इस तरह के वीडियो को आनंद उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।